नमस्कार विद्यार्थियों। कि जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 से पाठ्य पुस्तक भूगोल का अध्याय 4 कृषि संसाधन से। पिछले वीडियो में आपने भारत में प्रमुख जो कृषि फसलें हैं उनके बारे में आपने अध्ययन किया। मोटे अनाज कौन कौन से हैं, खाद्यान्न फसलों का आपने वर्णन किया जिसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, इनके बारे में आपने पढ़ा। अभी इसी ही चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे आज मक्का की फसल का वर्णन। कृषि जो पाठ है आपका यहीं से पढ़ेंगे अपन मक्का की फसल का वर्णन। तो अपन अब चर्चा करेंगे मक्का की फसल का वर्णन। तो देखिए, आप जानते हैं कि मक्का भी एक खाद्यान्न क्या है, फसल है। मक्का भी एक खाद्यान्न क्या है, फसल है। जो देखिए मक्का यह एक खाद्यान्न व चारे के रूप में उपयोग की जाने वाली फसल है। उपयोग की जाने वाली फसल है। देखिए, हम बात कर रहे थे मक्का। तो मक्का क्या है? मक्का भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न क्या है, फसल है, जो चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और यह खरीफ के मौसम में बोई जाती है। यह खरीफ के मौसम में बोई जाती है। तो देखिए, जो मक्का है वो एक खाद्यान्न फसल है, वह चारे के रूप में भी इस फसल का उपयोग किया जाता है। यह खरीफ के मौसम में बोई जाती है। और देखिए, अगर अपन बात करते हैं कि यह ग्लूकोज और स्टार्च, यह ग्लूकोज और जो स्टार्च है उन उद्योगों के लिए, ग्लूकोज और स्टार्च निर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। तो देखिए कि जो मक्के की जो फसल है वो कौन से उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो वे उद्योग जो ग्लूकोज और स्टार्च का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उन उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो मक्का की फसल के द्वारा ही क्या होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं मक्का 16वीं सदी में
सॉरी, मक्का 17वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया, भारत में लाया गया। तो देखिए कि मक्का भारत में कब आई, 17वीं शताब्दी में। किनके द्वारा लाई गई, पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई। अब इसकी कुछ जो भौगोलिक जो विशेषताएं हैं या जो जलवायु विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर 4, सबसे पहले अपन तापमान की बात करते हैं। तो जो मक्के की फसल है उसके लिए कितना तापमान चाहिए, तो मक्के की फसल के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो मक्के की फसल के लिए जो तापमान है तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या पड़ती है, इस फसल के लिए आवश्यकता पड़ती है। आगे अगर अपन चर्चा करते हैं तो इस फसल के लिए जो मिट्टी है वो नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी की बात करते हैं, जलोढ़ या नाइट्रोजन युक्त मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त मिट्टी जिसमें जल निकासी की व्यवस्था हो, जिसमें जल निकासी की व्यवस्था हो। तो देखिए, तो मक्के की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए, वो पुराना जलोढ़, और इसके लिए नाइट्रोजन युक्त मिट्टी की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जल निकालने की क्या हो, व्यवस्था हो। जल भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगी, ये अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसकी दशा के लिए फसल नष्ट हो सकती है, गल सकती है। अब बात करते हैं वर्षा की। तो आप एक बार इसको उतार लो, फिर इसको मिटाएंगे कि मक्का की फसल का वर्णन। मक्का यह एक खाद्यान्न व चारे के रूप में उपयोग की जाने वाली क्या है, फसल है। तो मक्का की फसल का उपयोग बाजरे की तरह हम चारे के रूप में और खाद्यान्न के रूप में दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा है, यह खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली क्या है, फसल है। और ग्लूकोज और स्टार्च निर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या कराती है, उपलब्ध करवाती है। मक्का है वो 17वीं सदी में पुर्तगाली द्वारा भारत में लाया गया। तापमान इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और मिट्टी विशेषकर पुरानी जलोढ़, ये लिख सकते हैं अपन, विशेषकर पुरानी जलोढ़ या नाइट्रोजन युक्त मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए, जिसमें जल निकासी की क्या हो, व्यवस्था हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि वर्षा कितनी चाहिए इसके लिए। तो देखिए, तो
आगे जो पांचवा बिंदु अपने, तो ये है वर्षा, कि इस फसल के लिए वर्षा की आवश्यकता पड़ती है और विशेषकर इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो मक्के की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की क्या चाहिए, आवश्यकता चाहिए। इसके बाद में देखिए आगे अपन बात करते हैं, तो बिहार जैसे कुछ राज्यों में यह मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। बिहार जैसे राज्यों में, बिहार में यह फसल रबी के मौसम में उगाई जाती है। रबी के मौसम में उगाई जाती है, वहाँ की जलवायु के अनुरूप उगाई जाती है। वैसे तो मक्का को हम खरीफ की फसल मानेंगे। एक अपवाद है कि बिहार जैसे राज्यों में यह फसल रबी के मौसम में भी उगाई जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि मक्का की जो फसल है ये आधुनिक प्रौद्योगिकी और निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। तो देखिए आधुनिक प्रौद्योगिकी इसके अलावा देखिए उच्च पैदावार देने वाले बीज, उच्च पैदावार देने वाले बीज, आधुनिक सिंचाई की तकनीकी, आधुनिक सिंचाई तकनीकी के कारण मक्का की पैदावार या उत्पादन बढ़ी है। तो देखिए मक्का की पैदावार कुछ समय से बढ़ना क्या हो गई है, शुरू हो गई है, जिसके पीछे कई कारण है। आधुनिक प्रौद्योगिकी है, उच्च पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग होना शुरू हो गया है, आधुनिक जो सिंचाई तकनीकी हैं इनके उपयोग से मक्का का जो उत्पादन है वो बढ़ना क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट देखिए कि भारत के अंदर जो मक्का उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से हैं। मक्का उत्पादित क्षेत्र, तो भारत में मक्का कहाँ कहाँ बोई जाती है, तो विशेषकर देखिए भारत के अंदर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत के अंदर विशेषकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और इसके अलावा अपन बात करते हैं तो तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों में बोई जाती है।
अब क्वेश्चन आ जाए कि मक्का उत्पादित कोई 5 क्षेत्रों के नाम बताइए। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान आदि क्षेत्रों में मक्का का उत्पादन किया जाता है। अगर अपन बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में मक्का का उत्पादन कौन कौन से जिले में किया जाता है, तो आप लिख सकते हो कि राजस्थान में मक्का का उत्पादन कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में किया जाता है। साफ बता सकते हो आप कि राजस्थान में मक्का का उत्पादन कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर और गंगानगर हनुमानगढ़ में किया जाता है। देखिए, तो अपन आगे लिख सकते हैं कि मक्का उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। देखिए, बाजरे के रूप में पढ़ा आपने, तो बाजरे में अपना पहला, गेहूं में पढ़ा आपने, तो गेहूं उत्पादन में तीसरा। इसके बाद में देखिए आगे अपन जो मक्का उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो 10वां है। चावल उत्पादन में दूसरा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। बाजरे में प्रथम है। तो इस प्रकार से देखिए कि जो मक्का की जो फसल है उसके लिए विभिन्न प्रकार के भौगोलिक जलवायु जो कारक हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम एक बार और दोहरा सकते हैं कि देखिए, मक्का एक खाद्यान्न के साथ साथ एक चारे के रूप में उपयोग की जाने वाली क्या है, फसल है, जो स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इसके बाद में देखिए, जो मक्का है वो 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इसके लिए। मिट्टी पुरानी जलोढ़ या नाइट्रोजन युक्त मिट्टी जिसमें जल निकासी की क्या हो, व्यवस्था हो। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की क्या पड़ती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी, उच्च पैदावार देने वाले बीज, आधुनिक सिंचाई तकनीकी के कारण मक्का की पैदावार क्या हुई है, बढ़ी है। बिहार में ये रबी के मौसम में उगाई जाती है, वैसे ही खरीफ की फसल है। उत्पादित राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों में बोई जाती है। और मक्का उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 10वां। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण क्या थी, खाद्यान्न फसल थी। अब अपन पढ़ेंगे दलहन फसलों के बारे में कि भारत की प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि भारत की प्रमुख दलहन फसलों का वर्णन कीजिए। भारत की प्रमुख दलहन फसलें, देखिए भारत की प्रमुख दलहन फसलें,
दलहन फसलों का वर्णन। प्रश्न बनता है कि भारत में प्रमुख दालें कौन कौन सी हैं, कब बोई जाती हैं, कौन कौन सी दालें हैं, इन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे देखिए कि दलहन की बात आती है तो दलहन क्या है। तो सबसे पहले अपन दलहन की बात करते हैं कि दलहन है क्या। दलहन या दालें, या अपन दालें भी लिख सकते हैं। तो देखिए वे फसलें जिनसे दालें प्राप्त होती हैं, दालें प्राप्त होती हों, दलहन कहलाती है। दलहन कहलाती है। तो देखिए, तो भारत की प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी हैं कि वे फसलें जिनसे दालें प्राप्त होती हो क्या कहलाती हैं, दलहन फसलें कहलाती हैं। तो देखिए कि जैसे उड़द है, मूंग है, मोठ है, चना है, अरहर है जिसको अपन तुर बोलते हैं, और भी हैं। इसके अलावा मसूर है, मटर है, मसूर, मटर आदि। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख दलहन या दालें फसलों का वर्णन कीजिए। तो भारत की प्रमुख दलहन फसल कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई दलहन कहते किसे। तो देखिए वे फसलें जिनसे दालें क्या होती हैं, प्राप्त होती हों, क्या कहलाती हैं, दलहन कहलाती है। वे फसलें जिनसे दालें प्राप्त होती हो क्या कहलाती हैं, दलहन कहलाती हैं। दलहन कौन कौन सी फसलें हैं। उड़द है, आप अच्छी तरह से परिचित हैं इन चीज़ों से। मूंग है, मोठ है, चना है, अरहर जिसको अपन तुर बोलते हैं या अपनी क्षेत्रीय भाषा में जिसको आरेड़ बोलते हैं, मसूर, मटर आदि भारत की प्रमुख दलहन क्या हैं, फसलें हैं। अगर इसी को हम आगे बात करते हैं तो देखिए इसके लिए कुछ मापदंड है। नंबर 1 कि भारत विश्व में सबसे बड़ा, भारत विश्व में सबसे बड़ा दलहन या दालों का उत्पादक। भारत विश्व में सबसे बड़ा दालों का उत्पादक व उपभोक्ता है, वह उपभोक्ता देश है, उपभोक्ता देश है। अब बात करते हैं अपन कि जो भारत है विश्व में सबसे बड़ा दालों का उत्पादक है। दालें सबसे ज़्यादा भारत में ही बोई जाती हैं और जितनी दालें बोई जाती हैं उतनी की उतनी ही भारत के अंदर क्या हो जाती है, इनकी खपत हो जाती है, इनका प्रयोग भारत के अंदर ही हो जाता है। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा दालों का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, उपयोग करने वाला। तो देखिए इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि
भारत की जो अधिकतर जो जनसंख्या है वो शाकाहारी है। इस कारण प्रोटीन के स्रोत के रूप में दालों का उपयोग किया जाता है। भारत की ज्यादातर जनसंख्या शाकाहारी है। इस कारण प्रोटीन के रूप में दालों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कि भारत की जो ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कैसी है, शाकाहारी है। और भारत की ज्यादातर जनसंख्या शाकाहारी होने के कारण दालों का उपयोग प्रोटीन के रूप में करती है। और देखिए कि दालों में सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रोटीन होती है। दालों में सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रोटीन होती है। साथ ही देखिए दलहन की फसलों को किसान भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के कारण भी बोते हैं। कि दलहन की फसलों को किसान भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए बोते हैं। तो देखिए भारत की ज्यादातर जनसंख्या कैसी है, शाकाहारी है। इस कारण दालों से सबसे ज्यादा प्रोटीन प्राप्त होती है और दालों का उपयोग भी इसलिए ही सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा दलहन की फसलों को किसान भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए भी क्या करते हैं, बोते हैं। आगे अब बात करते हैं तो दालें प्रोटीन का सबसे ज्यादा क्या है, स्रोत है। इस कारण भारत की ज्यादातर जनसंख्या शाकाहारी है, प्रोटीन के रूप में दालों का क्या करती है, उपयोग करती है। दालें बोने का जो दूसरा कारण है कि दलहन फसलों को किसान भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए भी बोते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दालें जब हरा पौधा होता है तो कई किसान क्या होते हैं, उसको हरे कोई कच्चे को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जिससे मिट्टी की जो उर्वरकता है वो खाद के रूप में काम में आती है। तो देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं तो कुछ फसलें हैं, कुछ दालों की जो फसलें हैं खरीफ में और कुछ दालें रबी के मौसम में उगाई जाती हैं। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं तो कुछ दालें रबी की और कुछ दालें खरीफ के मौसम में उगाई जाती हैं। खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। तो देखिए कि भारत में जो दालें हैं वो दोनों ही जो शस्य प्रारूप हैं कृषि के, जो 3 शस्य प्रारूप मैंने बताए थे आपको, रबी, खरीफ और जायद। तो देखिए कुछ दालें हैं वो रबी के मौसम में और कुछ दालें हैं वो खरीफ के मौसम में बोई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं
कि जो रबी के मौसम में बोई जाने वाली प्रमुख दालें कौन कौन सी हैं, तो देखिए आप भी बता सकते हो इन चीजों के बारे में। तो विशेषकर देखिए रबी के मौसम में मटर, चना और मसूर। रबी के मौसम में गेहूं के साथ में देखिए मटर, चना भी उसी टाइम बोया जाता है और मसूर। और खरीफ की बात करें तो खरीफ के मौसम में समझ ही गए होंगे आप, जब बाजरे की फसल के साथ में होते हैं अपन। खरीफ के मौसम में जैसे अरहर है जिसको तुर बोलते हैं, अरहर हो गया, मूंग है, मोठ है, और भी कई हैं, मूंग, मोठ, अरहर, उड़द, आदि। तो देखिए कि भारत के अंदर कुछ दालें रबी के मौसम में और कुछ दालें खरीफ के मौसम में बोई जाती हैं। रबी के मौसम में बोई जाने वाली जो प्रमुख दालें हैं वो मटर है, चना है, मसूर है। खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली जो दालें हैं वो अरहर है, तुर है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, आदि है। अब देखिए कि दालों के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है, कि दालों के लिए कम नमी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस कारण इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। तो देखिए, तो आप इसको उतारना फिर आगे और लिखेंगे कि दलहन फसलें, कि वे फसलें जिनसे दालें प्राप्त होती हैं दलहन कहलाती हैं, जैसे उड़द, मूंग, मोठ, चना, अरहर, मसूर, मटर। इसके बाद में भारत विश्व में सबसे बड़ा दालों का उत्पादक और उपभोक्ता, पैदा करने वाला और खाने वाला देश है। भारत की ज्यादातर जनसंख्या कैसी है, शाकाहारी है। इस कारण प्रोटीन के रूप में दालों का उपयोग किया जाता है। और दलहन की फसलों को किसान भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए भी बोते हैं। दालों से सबसे ज्यादा प्रोटीन प्राप्त होती है। कुछ दालें रबी के मौसम में, कुछ दालें खरीफ के मौसम में उगाई जाती हैं। अब बात आती है कि भाई रबी के मौसम में कौन कौन सी दालें, तो मटर, चना और मसूर। खरीफ के मौसम में अरहर है, मूंग है, मोठ है, उड़द है। आगे अपन चर्चा करते हैं इसी चैप्टर से कि दालें हैं उनको कम नमी वाली जलवायु चाहिए। कम नमी वाली क्या चाहिए, जलवायु चाहिए। देखिए कि दालों को कम नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अपन कि दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। इस कारण इन्हें हर परिस्थितियों में, इस कारण दालों को हर परिस्थितियों में बोया जा सकता है। तो देखिए कि दालों को कम नमी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस कारण इन्हें अपन शुष्क लिख सकते हैं, शुष्क
परिस्थितियों में भी इसको बोया जा सकता है, क्योंकि इनके लिए इतनी ज्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती कि भाई ज्यादा ही बारिश चाहिए फिर इसको बोए अपन। और देखिए कि ये फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर अन्य सभी दलें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाती हैं। तो नेक्स्ट देखिए, फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर सभी जो दलहन फसलें हैं, अरहर को या आरेड़ को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से या वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती है। भूमि की उर्वरकता या को बनाई रखती है। तो देखिए, तो अपन बात करते हैं कि सभी दालें फलीदार फसलें होती हैं, एक आरेड़ को छोड़ दें तो सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को क्या करती हैं, बनाए रखती हैं। अब बात आती है कि भारत में जो प्रमुख जो दलहन है वो कौन कौन से राज्य में है, ये उत्पादित किया जाता है। तो देखिए, दलहन उत्पादित क्षेत्र कि भारत के अंदर जो दालें हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में बोई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए, तो प्रमुख दलहन जो उत्पादित जो राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा कर्नाटक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक हो गया, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि। तो देखिए, तो भारत के प्रमुख जो दलहन उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार आदि आते हैं। और देखिए, इसके बाद में हम कुछ मैप के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि भारत के प्रमुख दलहन उत्पादित राज्य। तो आप मानचित्र की सहायता से भी इसको देख सकते हैं। तो देखिए,
बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां दलहन उत्पादन किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि भारत के प्रमुख जो दलहन उत्पादित क्षेत्र हैं, तो मैंने आपको बताया राजस्थान के बारे में। एक तो ये क्षेत्र हो गया राजस्थान। इसके बाद में देखिए आगे राजस्थान के बाद में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो ही गया, पंजाब। इसके बाद में अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो ये जो सीमा है, ये राज्य हो गए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, ये भी दलहन उत्पादित है। इसके बाद में राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद में कर्नाटक की बात करते हैं। तो ये कर्नाटक। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, तो ये हो गया कर्नाटक। इसके बाद में हम बात करते हैं तो ये राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये बच गया गुजरात और ये हो गया महाराष्ट्र। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र के अलावा है बिहार। तो ये बिहार। तो देखिए, तो ये हो गए भारत के प्रमुख दलहन उत्पादित राज्य। दलहन उत्पादित राज्य, इसमें आप लिख सकते हो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो मैप की सहायता से आप इनको उतार सकते हो कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। तो ये भारत के प्रमुख क्या हैं, दलहन उत्पादित क्या हैं, राज्य हैं। इसके बाद में अपन भारत की जो प्रमुख जो खाद्यान्न फसल तो होगी, इसके अलावा अन्य जो
अखाद्य फसल हैं उनका अपन वर्णन करेंगे। तो एक बार आप मानचित्र में इनको उतार सकते हैं। भारत के प्रमुख दलहन उत्पादित राज्य इसके बाद देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं भारत की प्रमुख अखाद्य फसलों का वर्णन। तो अब तक तो अपन खाद्यान्न फसलों के वर्णन के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें जिनका उपयोग हम सीधी नहीं करते, तो इसके बाद में देखिए हम सीधा ही पढ़ते हैं कि भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल है लेकिन उनका उपयोग अपन सीधी नहीं करते। तो इसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं इनको व्यावसायिक फसल कह सकते हैं कि भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलों का वर्णन। भारत की प्रमुख वाणिज्य या व्यवसायिक फसलों का वर्णन। तो देखिए कि जो खाद्य फसल हैं उनके अलावा भी कुछ फसल हैं जो खाद्य की श्रेणी में आती है लेकिन उनका रूप दूसरा हो जाता है। तो इनमें जो प्रमुख वाणिज्य या व्यावसायिक फसल हैं, तो वाणिज्य व्यावसायिक फसल किसे कहते हैं, इस कृषि के बारे में आपने सुना होगा कि वे फसलें जिनका उत्पादन हम उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने और बाजारों में बेचने के लिए करते हैं, मुद्रा प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो सारी फसलें व्यावसायिक फसलें कहलाती हैं या मुद्रादायनी फसलें कहलाती हैं या नकदी फसलें कहलाती हैं, जिनको बेचने से हमारे को पैसे प्राप्त होते हैं और उद्योगों के लिए वो कच्चा माल क्या कराती हैं, उपलब्ध करवाती हैं। जैसे गन्ना है, तो गन्ना एक है व्यावसायिक फसल है, तिलहन है व्यावसायिक फसल है, सरसों वगैरह है, मूंगफली है। इसके अलावा चाय है, कॉफ़ी है और कपास है, जूट है। ये ऐसी फसलें हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होता है और इनसे हमारे को इनकम भी क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यावसायिक फसलें। व्यावसायिक फसलें देखिए कि व्यावसायिक फसलें क्या होती हैं, वे फसलें जिनका उत्पादन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने या बाजारों में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। कि वे फसलें जिनका उत्पादन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने या बाजारों में बेचने के उद्देश्य से किया जाता हो, ऐसी फसलों को हम व्यावसायिक फसलें या इन फसलों को
व्यावसायिक मुद्रादायनी या नकदी फसलें कहते हैं, नकदी फसलें कहते हैं। तो देखिए, अब बात आती है कि व्यावसायिक फसलें क्या हैं, कि वे फसलें जिनका उत्पादन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने या बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता हो। इन फसलों को व्यावसायिक या मुद्रादायनी या फिर इनको हम नकदी फसलें कह सकते हैं। तो जैसे बात करते हैं कि प्रमुख जो नकदी फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे नकदी फसलों की बात करते हैं तो जैसे गन्ना है, तिलहन है, कपास है, जूट है, चाय है, कॉफी है, रबड़ है आदि। तो ये नकदी फसलें हो गई। इसके बाद हम देखिए तो नकदी फसलें कौन कौन सी होगी। जैसे गन्ना, तिलहन, इसके बाद में चाय, कॉफी, कपास, जूट, रबड़। अब देखिए इनमें से कुछ का प्रयोग हम खाद्यान्न के रूप में करते हैं, कुछ का पेय फसल के रूप में करते हैं, कुछ का उपयोग हम उद्योगों के रूप में करते हैं। जैसे गन्ना, तिलहन है खाद्यान्न के रूप में करते हैं, चाय और कॉफी है पेय फसलें हो गई। कई पूछ लेता है कि कोई दो पेय फसलों के नाम बताए। पेय का मतलब होता है जो पीने योग्य है, तो चाय और कॉफी। उद्योगों के लिए कपास है, वस्त्र उद्योग के लिए जूट है, रबड़ है, जूट है, बोरियां हैं, सुतलियां हैं, बंती हैं, रबड़ आप जानते हो क्या काम होता है। तो ये प्रमुख व्यवसाय क्या हो गई, फसलें हो गई। अब इन प्रमुख जो भारत की जो व्यवसायिक जो फसलें हैं इन्हीं में ही सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गन्ना। तो गन्ने की फसल का वर्णन। गन्ना क्या है, तो देखिए गन्ने की फसल का वर्णन। गन्ने की फसल का वर्णन। बात आती है गन्ना। तो गन्ने की फसल के वर्णन का करेंगे अपन। तो देखिए कि गन्ना है वो भारतीय मूल का पौधा है। गन्ना भारतीय मूल का पौधा है जो बांस जाति का वंशज है। तो गन्ना भारतीय मूल का क्या है, पौधा है जो बांस जाति का क्या है, वंशज है। और व्यावसायिक फसलों में इसका प्रथम स्थान है। व्यावसायिक फसलों में इसका प्रथम स्थान है। बात करते हैं अपन कि जो गन्ने की जो फसल है इसके लिए कौन सी भौगोलिक जो जलवायु है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए कि गन्ने की फसल के लिए जलवायु की बात करते हैं। तो जलवायु, तो गन्ने की फसल के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। उष्ण
और उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखिए मिट्टी की बात करते हैं कि गन्ने की फसल के लिए जो मिट्टी है वो किस प्रकार की चाहिए। तो चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी। चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। कछारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं अपन तापमान की। तो गन्ने की फसल के लिए जो तापमान है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। इसके बाद में वर्षा की बात करते हैं। तो वर्षा इसमें 75 से और 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की क्या पड़ती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है। 75 से वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखिए कि जो गन्ना है वो सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में बोया जाता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखें तो दक्षिण भारत अग्रणी है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र और नमी युक्त होने के कारण गन्ने में जो रस की मात्रा है उसको बनाए रखती है। तो देखिए, तो गन्ने की फसल का वर्णन अपन पढ़ रहे हैं। तो गन्ना भारतीय मूल का क्या है, पौधा है, जो बांस जाति का क्या है, वंशज है, और व्यावसायिक फसलों में गन्ने की फसल का प्रथम स्थान है। जलवायु गन्ने की फसल के लिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मिट्टी इसके लिए चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी इसके लिए क्या है, उपयुक्त है। और आगे अपन बात करते हैं तो तापमान इसमें 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए क्या है, आवश्यक है। अगर अपन वर्षा की बात करते हैं तो इसके लिए 25 से 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर तक भी इसमें वर्षा की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में देखिए कि गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में बोया जाता है। उत्तरी भारत में बोया जाता है, लेकिन उत्पादन में दक्षिण भारत अग्रणीय है। क्योंकि वहाँ की आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बनाए रखती है।
तो देखिए कि गन्ना सबसे ज्यादा उत्तरी भारत में बोया जाता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण भारत क्या है, अग्रणी है। तो इसके पीछे कारण है क्योंकि दक्षिण भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, आर्द्र है। इस कारण वो गन्ने में रस की मात्रा को क्या करती है, बनाए रखती है। इस कारण उत्पादन की दृष्टि से देखें तो दक्षिण भारत गन्ने के उत्पादन में क्या है, अग्रणी है। आगे हम अगले वीडियो में गन्ने के जो उत्पादित क्षेत्र हैं और गन्ने का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।